हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ मूवमेंट्स या भू संचलन। सबसे पहले हम भू संचलन के बारे में पढ़ेंगे कि भू संचलन होता क्या है। तो भूतल पर होने वाली जो विवर्तनिक घटनाएं हैं उन्हें भू संचलन कहा जाता है। यानी भूपटल पर होने वाली जितनी भी विवर्तनिक घटनाएं हैं उन्हें भू संचलन के अंतर्गत रखते हैं। भू संचलन जो है वो निम्नलिखित बलों से होता है। इसके बारे में जो बल इस पर कार्यरत रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भू संचलन पर प्रभावित करने वाले जो बल है वो दो बल है। पहला बल है अंतर्जात बल, यानी ऐसा बल जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहाँ से जो है वो होता है। दूसरा है बहिर्जात बल, ये बाह्य कारकों के माध्यम से होता है। यानी अंतर्जात बल है वो हमें आंतरिक भाग के अंतर्गत ही होती है, पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से दिखाई है वो नहीं देते, इसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं। जबकि बहिर्जात बल है वो आकस्मिक या फिर हमें आसानी से दिखाई देने को मिल जाता है, जैसे कि हवा, पानी आदि के माध्यम से। जबकि अंतर्जात बल है वो कई सालों के बाद हमें उसका प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल को हम मुख्यतः पटल विरूपणकारी बल भी कहते हैं, जो कई हजार सालों के बाद हमें दिखाई देता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है महादेशजनक बल, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। यानी पटल विरूपणी जो बल है वैसे महादेशजनक बल भी कहते हैं और पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। ये इसके दो भाग है। सबसे पहले है महादेशजनक बल। महादेशजनक बल के दो भाग फिर से आते हैं। एक है ऊपरी मुखी बल जिसे कहते हैं हम निर्गमन, दूसरा अधोमुखी बल जिसे हम कहते हैं निमज्जन। ऊपरी मुखी बल ऊपर की ओर लगता है और अधोमुखी बल है वो नीचे की ओर लगता है। तो ऊपरी मुखी बल निर्गमन कहलाता है, जबकि अधोमुखी बल है वह निमज्जन कहलाता है। जबकि जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसे हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। पर्वत निर्माणकारी बलों के अंदर हम दो भाग लेते हैं, एक तनाव और दूसरा संपीड़न। तनाव जो है वह भ्रंश कहलाता है और संपीड़न है वह बलन कहलाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो ये बल हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। महादेशजनक बल, सबसे पहले आता है महादेशजनक बल, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि महादेशजनक बल है वही वो क्या होता है। तो महादेशजनक बल है उसे भू संचलन है वो लंबवत होता है। यानी जो महादेशजनक बल है उसमें भू संचलन लंबवत होता है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम एपिरिस एंड जेनेसिस। यानी इसकी जो तात्पर्य है अंग्रेजी शब्द से एपिरोजेनेटिक बल, जिसका मतलब होता है महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बल। महादेशजनक महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बल होता है, जिसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऊपरी मुखी बल। इसमें महाद्वीप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऊपरी मुखी बल ऊपर की ओर लगता है। इसमें महाद्वीप या उसके किसी भाग में उत्थान होता है। कोई महाद्वीप है उसके किसी भाग में उत्थान होता है। जैसे महाद्वीपीय तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाता है, इसे निर्गमन कहते हैं। जैसे जो उदाहरण है कच्छ की खाड़ी में अल्लाह का बांध, तो एक ऐसा ही बांध है, इसे हम ऊपरी मुखी बल का उदाहरण है वो मान सकते हैं। दूसरा होता है अधोमुखी बल। अधोमुखी बल जो होता है उसमें सतह है वो अपने समीप की सतह से नीचे धंस जाती है, यानी इसका अवतलन हो जाता है। स्थलखंड तटीय भाग है वो नीचे धंस जाता है, जिसे निजमन कहते हैं। इंग्लैंड में जो समुद्र तल से नीचे कोयला की खान है। भारत में मुंबई प्रिंस जो है मुंबई के प्रिंस के अंदर जो जलप्रपात है वो है। इस प्रकार के बल के कारण है वो इनका निर्माण हुआ है, जिसे महादेशजनक का अधोमुखी बल है वो कहा जाता है। फिर आता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल है उसे हमने दो भागों में पढ़ा था। सबसे मैंने आपको बताया था कि इसमें वलन और संपीड़न दोनों होते हैं। तो इसमें भू संचलन क्षैतिजवत होता है। इसे ऑर्गेनेटिक कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के ओरस और जेनेसिस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पर्वतों की उत्पत्ति। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें दो बल काम करते हैं, एक तनाव एक संपीड़न। जिसे वलन या भ्रंश के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहले है संवलन।
संवलन का प्रभाव है वह दूर तक होता है। यदि कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन कहते हैं और नीचे धंस जाता है तो उसे अवसंवलन कहते हैं। तो ये बल है जो कि भूआकृति का निर्माण करते हैं। इसमें हम इस टॉपिक के अंदर हम वलन के बारे में पढ़ेंगे। फोल्ड, वलन क्या होता है। फ्रेंड्स, संपीड़न के कारणों की वजह से लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं जिन्हें वलन कहते हैं। यानी धरातल पर लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं जिसे हम वलन कहते हैं। जैसे कि ये कोई सतह होती है, इसमें यदि दोनों तरफ से बल लगता है तो यह सतह जो है वो इस प्रकार मुड़ जाती है। ये जो सतह दिख रही है वह इस प्रकार से मुड़ जाती है जिसे हम वलन कहते हैं। इसमें वलन के कई भाग होते हैं। सीधा साधारण सा है, संपीड़न के कारण चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिसे वलन कहते हैं। वलन के कई प्रकार होते हैं, जैसे अभिनति। वलन के अंदर जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसे अभिनति कहते हैं, जबकि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे अपनति कहते हैं। अभिनति और अपनति है। अभिनति नीचे धंसा हुआ भाग, जबकि अपनति ऊपर उठा हुआ भाग कहलाता है। फिर आता है वलन का अक्ष। अपनति और अभिनति अक्ष है वह वलन के अक्ष कहलाते हैं। एक होता है नति या डिप। नति का मतलब होता है क्षैतिज के सहारे कोण बनाती चट्टान का झुकाव स्तर नति या नति लंब कहलाता है। नमन कहते हैं इसको, डिप भी कहते हैं। जबकि नति लंब जो होता है वो नति के साथ कोण बनाने वाली रेखा होती है। जैसे ये नति है, इसका जो झुकाव है वह नति कहलाता है। जबकि इस नति के साथ ये कोण बनाती हुई जो रेखा है जो कि आपको इसमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं नति लंब। तो ये वलन के विभिन्न भाग हैं। अब आते हैं वलन के प्रकार कि वलन होते क्या है। तो वलन को कई भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है सममित वलन। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं सममित वलन। इस वलन के अंदर क्या होता है, दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती है। इस प्रकार का वलन होता है जिसमें दोनों भुजाओं का झुकाव है वह समान होता है। इसे हम कहते हैं सममित वलन। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है वो इसी प्रकार का है। दूसरा है असममित वलन। इसमें वलन की एक भुजा है वो दूसरी भुजा की अपेक्षा कम या अधिक झुकी हुई होती है। जैसे एक भुजा ऐसे और दूसरी ये, यानी दोनों भुजाओं का समान झुकाव नहीं होता है, इसलिए इसे असममित वलन कहा जाता है। पेनाइन पर्वत है ब्रिटेन के अंदर, उसका इसी प्रकार का झुकाव है। तीसरा है एक नत वलन। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक भुजा तो धरातल के साथ समकोण बनाती है जबकि दूसरी भुजा कोई कोण बनाती है। जिससे इस प्रकार इसमें ये भुजा है वो समकोण बना रही है जबकि ये कोई अलग कोण बना रही है। इस प्रकार के जो वलन होता है उस वलन को कहते हैं हम एक नत वलन। यानी एक ही तरफ नति जो है उसका निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसमें इसी प्रकार का वलन है। फिर होता है समनत वलन। यदि दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुकी हुई हो, यदि दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुकी हुई हो, जैसे ये भुजा भी उसी दिशा में झुकी हुई है और ये भुजा भी इसी दिशा में झुकी हुई है, तो दोनों भुजाएं एक ही दिशा में हो तो उसे हम कहते हैं समनत वलन। जैसे पाकिस्तान का काला चीता पर्वत है, वहाँ पर इस प्रकार की समानांतर भुजाएं हैं वो झुकी हुई है, यानी समनत वलन का जो है वह उदाहरण है वहाँ पर। फिर होता है परिवलन या शयन वलन। दोनों भुजाएं परस्पर एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, एकदम से झुकाव है वो लगभग बराबर सा हो जाता है जैसे कि इसका है। इसे हम कहते हैं परिवलन या शयन वलन। दोनों ही क्षैतिज दिशा में होती है। इसमें यूके का जो कैरिक कैसल पर्वत है वह इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रतिवलन। प्रतिवलन जो होता है जब एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, यानी भुजा का झुकाव ऐसे होता है, उसके बाद धीरे धीरे झुकाव बढ़ता जाता है और भुजा का झुकाव इस तरह से हो जाता है, पहली भुजा पे दूसरी भुजा उलट जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिवलन। इसमें क्षैतिज अवस्था में नहीं होती है। फिर होता है अवनमन वलन। इसमें किसी वलन का अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर नहीं होता बल्कि उसके साथ कोई कोण बना रहा होता है, उसे बोलते हैं अवनमन वलन।
पंखावलन। जब एक वृहत वलन में छोटी छोटी अभिनति और अपनति बन जाती है उसे पंखावलन कहते हैं। जैसे एक वलन के अंतर्गत ही ऐसी कई जो है अपनति और अभिनति का निर्माण हो जाता है, उसे पंखावलन कहते हैं। इसमें अभिनतियों को समभिनति कहते हैं, जबकि अपनतियों को समअपनति कहते हैं। छोटा नागपुर पठार का सिंहभूमि जिला है, वहाँ पर पंखावलन का निर्माण है वो हुआ है। स्कॉटलैंड के अंदर भी पर्वतीय प्रदेश में इस प्रकार का निर्माण हुआ है। कश्मीर घाटी में भी इस प्रकार के वलन है वो बने हैं। फिर है खुला वलन। यदि भुजाओं का कोण अधिक होता है, अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं खुला वलन। यानी दोनों भुजाएं हैं, उन भुजाओं का कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा वलन खुला वलन कहलाता है। जबकि 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम बंद वलन कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रीवाखंड या नापे। ग्रीवाखंड और नापे जो होता है, कश्मीर के अंदर पीर पंजाल या गढ़वाल हिमालय में ग्रीवाखंड है वो मिल जाते हैं। संपीड़न बल की अधिकता के कारण वलन के अक्ष टूटकर दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे ग्रीवाखंड कहते हैं। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं तथा जिस तल के सहारे यह प्रक्रिया होती है उत्क्रम होता है। जिस तल के सहारे ये उत्क्रम होता है उसे उत्क्रम तल कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका क्रमबद्ध जो पर्यवेक्षण है स्विस के आल्प्स प्रदेश में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये है वलन, वलन के प्रकार और वलन के कुछ उदाहरण। इसके अंतर्गत कुछ वलन के मुख्य उदाहरण है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो पेपर में पहले आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सम्मित वलन। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है वो सम्मित वलन का उदाहरण है, यानी इसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई है, बराबर का कोण बनाती है। एकनत वलन का उदाहरण है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है, यानी इसके अंतर्गत एक ही भुजा नत है, एक भुजा समकोण बनाती है इस तरह से। समनत वलन, इसमें यानी दोनों भुजाएं हैं वो एक ही दिशा में समान रूप से झुकी हुई है इस तरह से। काला चीता पर्वत पाकिस्तान का इसका उदाहरण है। परिवलित केरल केसल पर्वत है यूके का, जो इसका उदाहरण है। पंखावलन है वह छोटा नागपुर का सिंहभूमि जिले के अंदर और स्कॉटलैंड का पर्वतीय प्रदेश है, वो इस प्रकार के वलन के अंतर्गत आता है जिसमें अनेक प्रकार की अभिनति और अपनति पाई जाती है। प्रतिवलन या गिरवाखंड है वो कश्मीर के पीर पंजाल में है। व्युत्क्रम भ्रंश है, भ्रंश आगे पढ़ेंगे हम, उदाहरण मैं बता देता हूँ। एंड्रियास भ्रंश कैलिफोर्निया के अंदर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये मुख्य उदाहरण है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि भाई एकनत वलन का उदाहरण क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वलन से संबंधित तथ्य हैं। इससे अगले वीडियो में हम जो है वह भ्रंश से संबंधित तथ्य हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।